बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 का हमने कल आगाज़ किया था और हमने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। फॉर्मेशन के एतबार से जो कैटेगरीज हमने बनाई उनमें क्या था जी? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और फिर इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। और परफॉर्मेंस के एतबार से एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल भी हो सकता है, बाइलैटरल भी हो सकता है। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हैं और अब आप इसको रिटेन कर चुके हैं। यहाँ से आगे चलें तो जो टॉपिक शुरू होता है, यहाँ पहले तो वही छोटी छोटी एग्जांपल्स आ गई जो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर बोली हैं, लेकिन आपने सारी पढ़नी है। अच्छा जी, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो जो फॉर्मेशन के एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से हमने बात की, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इससे पहले हम अच्छा, लॉ में हम बार बार हर चीज की वैलिडिटी के ऊपर बात करते रहते हैं। जैसे इससे पहले हम पिछले चैप्टर में क्या करके आए हैं? वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर वर्सेस वैलिड एक्सेप्टेंस। अब आगे जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्ट। नंबर 2, देयर मस्ट बी लीगल इंटेंशन, ठीक है ना। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, competencies of parties, consideration, free consent, lawful object, not expressively declared as void, certainty, possibility of performance, legal formalities का थोड़ा सा जिक्र अभी हम पीछे करके हटे हैं, ठीक है ना। नाउ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो तो उसमें ये 10 खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। अब ये बेसिकली हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने 1 बाय 1 इनकी डेप्थ में जाते जाना है। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेप्थ हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, व्हाट इज वैलिड ऑफर, व्हाट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। इसी तरह लीगल रिलेशनशिप, इसकी भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर हमने कहा जी जो रिलेशनशिप है वो 2 तरह के हैं, डोमेस्टिक, सोशल या रिलीजियस, ये एक तरह के हो गए, और इसके अलावा कमर्शियल। इन 2 की डिटेल हमने पढ़ लिया। इसका मतलब है पहले तो ये 10 पॉइंट हमने जरा थोड़े से पढ़ने, फिर 1 बाय 1 इनकी डिटेल पढ़नी है। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी, कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, ये कुछ इस चैप्टर में आ जाएंगे, कुछ फिर अगले चैप्टर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये 10 पॉइंट हल्का सा ब्रीफ इन्हें कर लेंगे। ऑफर, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आ गया जी लीगल रिलेशनशिप, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट ऑफ सोशल, डोमेस्टिक, वही वाली बात है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वही वाली एग्जांपल यहां दोबारा आ गई, जस्ट टू रेफर बैक, ठीक है ना। वही टी वाली और वो वाली सारी एग्जांपल दोबारा ही आ गई, सारी वही बातें। तीसरी बात आ गई कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? लॉ एक बात करता है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, या इसका रिवर्सल बोले तो हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। यानी कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या ऐसे कहें कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। Parties to an agreement must be competent to contract. अब who is competent? In other words, the person must be of the age of majority, be of sound mind, and not be declared as disqualified from contracting by any law which he is. आपको बता 3 पॉइंट दिए लॉ ने, और सेकंड लास्ट पॉइंट से पहले एंड आ गया। इसका मतलब है तीनों कंडीशन का एक ही वक्त में होना जरूरी है। और अगर यहां और लगा देते तो मतलब बनना था इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एज ऑफ मेजॉरिटी, जर्नल गुफ्तगू 18 साल, बी ऑफ साउंड माइंड यानी पागल ना हो,
अब लॉ में हम किसे पागल कहते हैं, ये भी अभी डिटेल आ जाएगी आगे चलेंगे तो। या फिर उस बंदे को डिसक्वालीफाई ना कर दिया हो लॉ ने कि ये बंदा फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कुछ लोगों को किसी एक सिचुएशन में लॉ कहता है कि इस हालत में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, जैसे अगर कोई शख्स कैद काट रहा हो, जेल में हो, तो ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ 4-5 लोग आएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट उस सिचुएशन में नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मेजर हो, साउंड माइंड हो और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करे। और फिर ये 10 बातें पूरी हों, बाकी की चलो 10वीं एक तो बीच में से यही है, बाकी की 9 बातें भी पूरी हो रही हों, देन कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को अगर थोड़ा और डिटेल में देखें, अच्छा बाद दफा एग्जामिनर क्या करता है, रिवर्स बात पूछ लेता है। मसलन लॉ ने कहा हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्जामिनर पूछता है हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। लॉ ने कहा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मेजर हो। अब मेजर की 2 कंडीशंस होती हैं, एक नॉर्मल जर्नल कंडीशन 18 साल और एक 21 साल, इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं 21 साल कब होता। और माइनर हो तो इसका रिवर्सल, और साउंड माइंड हो तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और अनसाउंड माइंड हो तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक बड़ी अहम बात है, अगर हम वो 3 पॉइंट लिख रहे हैं ना तो सेकंड लास्ट पॉइंट से पहले क्या लिखना है, और अगर ये 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो और इन तीनों में से कोई एक उसके अंदर क्वालिटी आ गई तो वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। इसलिए अगर ये वाली बातें लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। वो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या कहलाएगा, और जो ये करेगा, और इस सारे बात को क्या कहते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, या कॉम्पिटेंसीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन की एक डेफिनेशन हम पीछे पढ़कर आए हैं, आसान करके बात करते हैं। कंसीडरेशन किसे कहते हैं, समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग इन, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो 10 मिलियन मेरे लिए कंसीडरेशन और सामने वाले के लिए हाउस कंसीडरेशन, ठीक है ना। समथिंग इन एक्सचेंज, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल ये ना हो कि कंसीडरेशन तो है लेकिन जो चीज कंसीडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, ठीक है ना। मसलन वो कहता है जी आप क्या मेरा घर 1 करोड़ का खरीदेंगे, कहता है जी ठीक है खरीद तो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है, 1 करोड़ की ड्रग्स देंगे आपको, तब कंसीडरेशन क्या हो गई, अनलॉफुल हो गई। तो ये काबिल कबूल, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन हैज बीन डिफाइंड एज प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द promise of the consideration requires not only presence of consideration but also lawfulness of consideration। और बल्कि एक बात यहां लिख दें, आप अपने पास कहीं ऐड कर दें, बट कंसिडरेशन मस्ट इज नॉट नेसेसरली फेयर। ऐसे लिख लें, वहीं लिख, बट डू नॉट रिक्वायर फेयरनेस ऑफ कंसिडरेशन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बट डू नॉट रिक्वायर फेयरनेस ऑफ कंसिडरेशन, बट डू नॉट रिक्वायर फेयरनेस। क्या मतलब हुआ, कंसिडरेशन का फेयर होना जरूरी नहीं। फेयर का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू, अकाउंटिंग में पढ़ी ना आपने, यानी एक चीज अगर 5 करोड़ रुपए की है तो लॉ ये नहीं कह रहा कि 5 करोड़ ही कंसिडरेशन होनी जरूरी है। हो सकता है आप कहें नहीं मैं 5 रुपए की बेच रहा हूं, बस कंसिडरेशन आ गई। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू पर होना जरूरी नहीं है। इसीलिए बाद दफा ना आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस तरह की बातें, क्या जी कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा केस आ गया, जैसे ये
गाजी इल्मुद्दीन शहीद टाइप का केस आ गया, कोई बड़ा केस हिस्ट्री का आ गया, तो किसी रिनाउंड वकील ने कहा कि यार ये केस मैं लड़ूंगा, और वो वकील, उसकी वर्थ यह है कि वो एक एक केस लड़ने की करोड़ों रुपया फीस लेता है, लेकिन वो कहता है नहीं मैं 1 रुपया फीस लूंगा। तो यार वो 1 रुपया क्यों ले रहा है? अगर उसने 1 करोड़ छोड़ दिया तो 1 रुपया क्यों ले रहा है? वरना तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकेगा। कंसिडरेशन का मौजूद होना जरूरी है, उसका फेयर वैल्यू होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट मतलब वो जो कॉन्सेंट लेनी थी ना अपने सामने वाले की, ठीक है ना, वो फ्री होना चाहिए। यानी फ्री कैसे कहते हैं? एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज बाय फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट इज नॉट फ्री, कॉन्सेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। वो कहते हैं अगर आपने इस तरह से कंसेंट ली है, सामने की रजामंदी, यस, उससे किस बेस पे कहला रहा है? कोजन। कोजन का मतलब होता है थ्रेट करना, ठीक है ना, उसको थ्रेट करना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, अच्छा यहां थ्रेट का मतलब है फिजिकल थ्रेट करना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इमोशनली थ्रेट करना, ठीक है ना। कोजन, एक शख्स घर नहीं बेच रहा, ठीक है ना, वो साथ वाले घर वाले को ना उसका घर चाहिए, वो कहता है यार ये घर भी हमें मिल जाए ना तो जनाब हम दोनों को गिराकर प्लाजा बना दें इधर, ठीक है। अब ये बंदा घर बेच नहीं रहा, उसे रोज कहते हैं प्राइस भी ठीक दे रहे हैं, यहां 5 करोड़ घर की कीमत है, वो 5 करोड़ ही दे रहे हैं, वो नहीं बेच रहा, कहते यार नहीं बेच रहा। आखिर वो तंग आके कहता है यार भाई तुम्हारे बच्चे अकेले ही स्कूल जाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। या उसे अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, गन पॉइंट पर उसको राजी करते हैं कि भाई या घर बेच दो या फिर आखिरत का इंतजाम तुम्हारा हमने कर दिया है। अब वो बेचारा तंग आके कहता है यार चलो पैसे तो उतने ही दे रहे हैं, कोई मेरे साथ ज्यादती तो कोई नहीं करे, मैं कहीं और बना लेता हूँ यार, इन लोगों से मैं नहीं लड़ सकता। ये क्या हो गया? कोजन अप्लाई हो गया, ठीक है ना, कोजन अप्लाई हो गया। क्या ये रजामंदी काबिल कबूल होनी चाहिए लॉ में? ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ये कंसेंट वैसे ही है जैसे नॉर्मल कंसेंट है, नहीं। इसीलिए लॉ कह रहा है कि कंसेंट कौन सी होनी चाहिए? फ्री विल होनी चाहिए। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोग निकल रहे थे ना नौकरी के बाद, उनकी लॉ में कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो कंसेंट क्या है? फ्री नहीं है, कोजन के थ्रू हासिल की जा रही है। इसी तरह अनड्यू, इसी तरह अगर फ्रॉड करके कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, यहां 5 बातें आ रही हैं, आगे हमने इन 5 को 1 by 1 बड़ी डिटेल में पढ़ना। कंसेंट मस्ट बी फ्री। लॉ क्या करता है? बाद दफा किसी चीज को पॉजिटिवली डिफाइन कर देता है और बाद दफा नेगेटिवली। मसलन अभी लॉ ने डिफाइन किया हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पॉजिटिवली डिफाइन किया, मेजर हो, साउंड माइंड हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो तो पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू। हमने वहां से रिवर्सल खुद निकाल लिया, हु इज इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है फ्री कॉन्सेंट क्या है? लॉ ने पॉजिटिव, लॉ ने नहीं कहा अगर ये चीजें मौजूद हों तो कॉन्सेंट फ्री है, ऐसे नहीं बताया। बस उन्होंने कहा अगर कॉन्सेंट इनके थ्रू हासिल ना की गई हो, नेगेटिवली, कॉन्सेंट इज नॉट फ्री इफ ऑब्टेन्ड बाय। बात समझ आ रही है ना? कॉन्सेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5 बातें, ठीक है ना। अगर कभी इनसे कोई कंसेंट ली गई है, फ्रॉड करके कंसेंट ली गई है, मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट ली गई, मिस्टेक से कंसेंट ली गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि हो क्या जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एक अहम कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। लेकिन अब कंसेंट फ्री
नहीं रही, कंसेंट कंटेमिनेट हो गई, खराब हो गई है कंसेंट। अच्छा जनाब, लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉ, फिर नेगेटिवली डिफाइन कर, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। हमारे मुल्क में पाकिस्तान पीनल कोड है, वहां लिखा हुआ है आप क्या क्या काम नहीं कर सकते, वहीं लिखा हुआ ड्रग्स नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, ऐसा काम जो फॉरबिडन बाय लॉ हो दैट इज अनलॉफुल। पहली बात, is of such a nature that if permitted would defeat the provision of any law। वो कहते बाद दफा ना किसी लॉ की एक प्रोविजन होती है, इसका एक मकसद होता है, और लोग क्या कर लेते हैं, लोग उसमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि अगर वो बात अलाउ कर दी जाए ना तो वो जो लॉ बनाया था उसका मकसद ही फोत हो गया। इफ परमिटेड defeat by the provision of any law। मतलब वो पहले तो हम उधर से समझते ना, वो कुरान पाक में आता है ना, बनी इसराइल का वाकया आता है ना कि अल्लाह ताला ने मछली के शिकार पे मना कर दिया। कौन से दिन? हफ्ते वाले दिन मेरा ख्याल शायद है ना। तो वो हुक्म क्या आया कि जी आप मसलन ये समुंदर है या दरिया है तो हफ्ते वाले दिन इसमें से मछली नहीं पकड़। वो भी फनकार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके साथ एक तालाब बनाया, मछलियों को इधर ले आए, हफ्ते वाले दिन यहां से पकड़ते थे, बाकी दिन यहां से पकड़ते थे। हम कहा हम तो तालाब से मछली पकड़ रहे हैं, हम तो दरिया से पकड़े नहीं, दरिया से तो मना कर दिया अल्लाह ने। वही ना, यानी पहले इधर ले आते ना, मछलियां ऊपर आ जाती थी, उन्हें इधर ले आते थे, फिर यहां से पकड़ते थे, फिर कहते थे हमने तो वहां से पकड़ी नहीं। ये वाली बात यहां लिखी हुई है कि ये वो जो मेन प्रोविजन है कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना, ये तो उसको डिफीट करने वाली बात होगी। इफ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ, या अब चलो ये तो मैंने वहां से और समझा। एक शख्स ने लोन लिया और उस लोन से ये घर खरीद लिया, ठीक है, ड्राइंग जैसी है उसी से गुजारा करना है। अच्छा, ये घर उस वक्त घर की कीमत थी 10 करोड़ रुपया। इसने क्या किया, इस घर को गिरवी रख के ना लोन ले लिया। बैंक क्या करता है, जब घर आप गिरवी रख के घर मॉर्गेज करवा के लोन लेते हैं ना तो घर की कीमत लगाता है, उसका 60-70% आपको लोन दे देता है। फर्ज किया 7 करोड़ लोन मिल गया। जब हमने लोन लिया उस वक्त घर की कीमत कितनी थी? बैंक ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए 7 करोड़ आपको लोन दे दिया। बाद में प्रॉपर्टी की प्राइसेस, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश कर गई, प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो गई, घर की कीमत रहेगी 4 करोड़ रुपया। आपने कहा यार मैं अगर किस्तें नहीं दे रहा प्रॉपर्टी की, वो लोन की, तो क्या होगा? बैंक के पास क्या पड़ा? कहते घर पड़ा, घर बेच के वो अपने पैसे रिकवर कर लेगा। कहते घर तो 4 करोड़ का है, 3 तो फिर भी बच रहा है। पहली बात। फिर उसने एक फिल्म और चलाई। अब घर, बैंक ने क्या करना, बैंक ने इस घर को बेचना है, ठीक है ना। जब इस बैंक ने इसकी ऑक्शन की, उधर अपने एक दोस्त को भेज दिया कि यार ये मेरा घर बिक रहा है ऑक्शन पे, तुम ये खरीद लो जाके, 3 करोड़ रुपए का मिलेगा, बाद में तुम मुझे दे देना। पैसे तो मैंने दिए ना, पैसे तो मैंने दिए। बैंक ने बड़े तीर चलाया, बैंक ने घर बेच दिया, 3 करोड़ का घर बिका। इसने उस दोस्त के थ्रू खरीदवा के दोबारा मालिक बन गया। वही जो 7 और 4 से 3 आए थे उसी से घर भी ले लिया, लोन भी सारा वाइट हो गया। क्या ये प्रोविजन अलाउ कर दें?
नहीं कर सकते ना। अगर ये प्रोविजन अलाउ कर दें तो वो जो मेन लॉ था कि यार अगर घर की तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा घर सेल हो जाएगा, उसको तुमने डिफीट कर दिया। सेल तो हुआ ही नहीं, वो तो सेल होकर फिर हमारी पॉकेट में आ गया। ठीक है ना, इस तरह की कुछ सिचुएशंस होंगी। ये बात यहां लिखी है, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ये भी लॉफुल नहीं है। ठीक होगी बात। तीसरी बात, इट इज फ्रॉडुलेंट, और अगर है ही वो फ्रॉड तो फिर दायरा वो तो भी नहीं अलाउ किया जा सकता। इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर। वो कह रहा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करना, क्या कंसिडरेशन के अगेंस्ट करना क्या है। कहता कुछ नहीं करना यार, वो फलां साहब है ना, बस उसे तुमने सड़क पे रोकना है, चंगा वल करके फेंटा लगा, ठीक है ना, तबीयत उसकी साफ कर देनी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके वो पैसे दे रहा है किसी बंदे को। इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन या और प्रॉपर्टी ऑफ एनर। यार ये मैं गया हूं, इस दुकानदार ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की, अब एक मैंने वो हायर कर लिया बदमाश, ठीक है ना, उसे जाकर यार कुछ नहीं करना भाई, उसके दुकान की चंगी ऐसी तैसी फेर हो जाती, ये पैसे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना, बजाय समथिंग इन एक्सचेंज, बट द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल बिकॉज it involves an injury to the person or property of another. And the last point is, court regard it as immoral or appeals to public. या कोर्ट्स के पास भी इख्तियार है कि बाद दफा उन्हें कोई बात ऐसे लगे कि यार ये वाली बात इमोरल है, तो कोर्ट उसे क्या डिक्लेयर कर दें, अनलॉफुल। या उन्हें लगे कि ये पब्लिक पॉलिसी के यानी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, जैसे आजकल कोर्ट डिक्लेयर कर दे, हाई कोर्ट का जज कोई बैठे और किसी हेयरिंग के दरमियान कह दे कि यार जो गुड्डी उड़ाना है, जो ये वाली एक्टिविटी अनलॉफुल हो गई बिकॉज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, या कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो हमारे कल्चर से, हमारे नॉर्म से मैच नहीं करती है, और हमें लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहां भी कोर्ट को इख्तियार है कि उस एक्टिविटी को क्या करार दे दे, अनलॉफुल करार दे दे। ठीक है ना, कोई भी ऐसी तहरीक है, कोई भी किसी तहरीक के स्लोगन्स ऐसे हैं जो डिसेंसी के साथ नहीं चल रहे हैं, जैसे मादरत के साथ मुझे एक लफ्ज़ बोलने ताकि मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर जाऊं। हमारे यहाँ वो जो औरत मार्च होता है, उसके जो स्लोगन्स हैं दैट आर रिगार्डेड एज इमोरल, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस तरह की एक्टिविटी को क्या करार दे दे, फिर इमोरल करार दे दे, अनलॉफुल करार दे दे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल। कितनी बातें आ गई, 5 बातें आ गई। अब ये तो हमें याद करना है ना, ये डेफिनेशन हमें डेफिनेटली याद करनी है। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट क्या है, ठीक है ना, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। लॉ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट को कहा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर भी लेना तो ये वाइड है, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वर्ड, सच एज agreement the consideration or object of which is partly unlawful। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो फारिग हो गया। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है तो हम तो कहते हैं ये तो प्रॉमिस है, फिर तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जैसे किसी ने कोई गिफ्ट अनाउंस कर दिया, किसी ने कहा कि जनाब मैं आपको इस सेशन में फ्री क्लासेस पढ़ाऊंगा। अब ये एग्रीमेंट तो हो गया, बज़ाहिर तो हमने मुआहदा कर लिया, क्लासेस शुरू भी हो गई, फिर मैंने कहा यार नहीं मैं नहीं पढ़ा पा रहा भाई, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो क्या आप अदालत जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व ही नहीं है। जब तक कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड।
एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी शख्स से आप ये एग्रीमेंट करें कि भाई हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप शादी नहीं करेंगे। लॉ कहता है इसकी कोई, ये सोशल एस्पेक्ट है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप कॉलेज में आए दाखिला लेने के लिए, कॉलेज वालों ने ना अपने फॉर्म के ऊपर एक बात लिख दी। फॉर्म की कंडीशन होती है ना जिसे आप पढ़ते भी नहीं है। अब आप लॉ पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ के साइन किया करें। हमारे कॉलेज के भी एग्रीमेंट पढ़ के साइन किया करें। वो नहीं, बड़े मसाइल है, ठीक है ना, वहां लिखा, आप एग्री कर रहे हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। फिर बाद में आप सोशल मीडिया पे कहते हैं ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, तो पहले उसे पढ़ लें भाई जान, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसे पढ़े ना पढ़े, जब आपका निकाह होने लगे ना तो निकाह नामा जरूर पढ़ लेना। अच्छा जी, सब लोग, आप बच्चियां भी, ये हमारा राइट है ना एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो पता तो हम क्या साइन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बस बात कॉलेज ने यही ये 10 शिकें लिखी हुई थी, यहीं कहीं लिख दिया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो आप कॉलेज के अगेंस्ट अदालत नहीं जा सकते। आपने साइन कर दी। लॉ कहते हैं यार बाकी जो बातें आपने ऊपर लिखी है ना और साइन की है वो तो ठीक है, मसलन लिखा हुआ जी फी इज नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, फलां फलां फलां, जाहिर अपने अपने बिजनेस के एतबार से बातें लिखी। लॉ कहते हैं ठीक है, सारी बातें ठीक है, लिखवा लें, आप आपस में एग्री कर रहे हैं। लेकिन जो ये वाली शिक आपने लिखी है ना, ये भले बच्चे ने साइन भी कर दिया, अंगूठे भी लगा दिए, हाथ के भी लगा दिए, पैर के भी लगा दिए हैं, वो कहता है फिर भी इसकी कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज लॉ ने इस बात को क्या कर दिया है, वॉइड करा दे दिया। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है कि मैं अपने हक के लिए अदालत नहीं जाऊंगा। रेस्ट्रेन ऑफ का मतलब है मना कर देना। आपने एग्रीमेंट में ये मना कर दिया। एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप अपने राइट से विड्रॉ कर रहे हैं। कौन से राइट से? लीगल प्रोसीडिंग के राइट से। वो कहते नहीं, ये एग्रीमेंट नहीं हम कर सकते। पीछे भी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सामने वाला बंदा एग्री कर रहा है लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो सिर्फ अभी हम कह रहे हैं कि तू रुक जा, 6 महीने रुक जा, मैं तुझे इसके पैसे देता हूं। लेकिन अगर वो इसके बावजूद जाना चाहे तो जा सकता है। यही बात यहां समझ रहे हैं, उसकी हैसियत कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर वो फिर भी जाना चाहे तो जा सकता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, 3 बातों के रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ट्रेड से यहां मुराद है कोई भी काम करने से नहीं रोक सकते। मसलन आपके पास एक बंदा, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपके पास एक शेफ आ गया काम करने के लिए, आपने उस शेफ को हायर किया, आपने कहा यार देखो भाई हमारी सारी रेसिपीज तुम्हें पता चल जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा, तुम बस अब हमारे साथ ही काम करोगे और अगर हमें छोड़ के जाओगे ना तो फिर तुम आइंदा जिंदगी में शेफ का काम नहीं करोगे, अदरवाइज तो हमारे बिजनेस सीक्रेट आउट हो जाएंगे। उस बेचारे को उस वक्त तो जॉब चाहिए। वो कहता जी जी बाबूजी बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर टेंशन ना ले, एग्रीमेंट करेंगे, कहते कर ले। लॉ कहते हैं इस एग्रीमेंट की भी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, इसकी तफसील पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में चल के थोड़ी सी कि अच्छा क्या है, किस एक्सटेंट तक हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा, लेकिन अभी मोटी मोटी बातें करें। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। वो कहता है यार ये सारे एग्रीमेंट क्या हैं? एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, अनसर्टेन, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें सर्टेनिटी ना हो, एब्सोल्यूट ना हो। और आखिरी बात आ गई वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग मीन जुआ, जुए के एग्रीमेंट। आपने मैच पे जुआ लगा लिया, फर्ज किया कोई बड़े अच्छे जरा सही लेवल के जुआरी थे, तो उन्होंने मैच जीतने पे 1 करोड़ का जुआ लगा लिया। अब आप जुआ जीत गए, अब सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, तो आप अदालत जाएंगे कि जनाब जज साहब मेरे पैसे नहीं दे रहा, जुआ लगाया था हमने। इसलिए लॉ कह रहा है कि ये वाले एग्रीमेंट भी, तो एक 7 एग्रीमेंट की यहां मैंने कुछ एग्जाम्पलीफाई किया है। नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वर्ड। अच्छा जी,
An agreement may be void on the ground of uncertainty. The meaning of the agreement must be certain or capable of being certain. मतलब एक शख्स के पास ना दो गाड़ियां थी, एक कार ए थी, एक कार बी थी। कार ए की मालियत है कोई तकरीबन 5 मिलियन, 50 लाख रुपया। कार बी की मालियत है कोई 7.5 मिलियन। ठीक है ना। वो पर्सन कहता है विल यू परचेज माई कार फॉर ₹6 मिलियन। सामने वाला सोच रहा है कि शायद बी गाड़ी कह रहा है। मैंने कहा 75 लाख की गाड़ी 60 लाख की दे रहा है, क्या बात है। उसने कहा जी ओके। और ये खुश हो रहा है कि वाह यार 50 वाली 60 की बिक गई। ये अपने ख्याल से कार ए की ऑफर करवा रहा है और सामने वाला कार बी की ऑफर समझ रहा है। क्या क्रिएट हो गई? अनसर्टेन। वो कहता है ऐसा एग्रीमेंट भी क्या हो गया? इट मस्ट बी क्लियर, सर्टेन, या एटलीस्ट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। ठीक है ना। या तो हो ही सर्टेन। मतलब यहां आपको नजर आएगी कोई मल्टीपल ऑयल की एग्जांपल। एक्स अ डीलर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल एग्री टू सेल 100 लीटर ऑफ ऑयल टू वाई। ये तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो तो मल्टीपल ऑयल सेल कर रहा है, तो कुछ पता नहीं चला कि कौन से ऑयल का एग्रीमेंट हुआ। ठीक है ना। जैसे मल्टीपल कार्स हो, मल्टीपल मोबाइल्स हो, कोई भी चीज मल्टीपल हो, जहां आप कुछ समझ रहे हैं और सामने वाला कुछ समझ रहा है। और पॉसिबिलिटी ऑफ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज व्हाट। वो कोई शुभ शुभ वाली सरकार आ गई, वो कहता है यार मुर्दा लाओ मैं जिंदा कर दूंगा, 10 लाख रुपया दो, मुर्दा दो, मैं 3 घंटे बाद जिंदा करके दे दूंगा। हैं 3 घंटे तो भागने का टाइम है। वो कह रहा है यार ये वाली बातें जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, इनके एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट ही क्या है? वॉइड है। मतलब कोई आदमी कहता है जनाब आप आए, मैं दम करूंगा, आप चांद पे चले जाएंगे एनी साइंटिफिक इक्विपमेंट के बगैर ही। मेरे जिन्नात आपको यहाँ से उठाएंगे, सऊदी अरब भेज देंगे, आप उम्रा शुमरा करना आराम से, फिर वहां से जिन्नात उठाएंगे यहाँ ले आएंगे, कोई किसी वीजे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत। क्या ये वाले एग्रीमेंट ठीक है? कहते नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं जाहिर है नहीं है ना, ये तो वो था ही नहीं ना, एग्रीमेंट था ही नहीं ना, वो तो वैसे ही कमिटमेंट थी ना, सोशल नेचर का था ना। तो वो खैर हम तो उधर वो तो मैंने वैसे एक लफ्ज के तौर पे बोल दिया। वो हम इस तरह की बातें क्लास में नहीं करते, अकेले आए फिर बताऊंगा। ठीक है ना। और खास तौर पे क्लास में नहीं करते, और वो उस क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं करते जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल an oral contract is perfectly valid contract except in certain where a contract must comply with the necessary formalities such as writing या registration. There are some contract जिसमें रिटर्न होना जरूरी है। आगे कुछ एग्रीमेंट्स की हमें बात आ भी जाएगी कि यार सही है, वैसे तो हमने कहा है कि भाई आप ओरल भी कर सकते हो, वर्बल भी कर सकते हो, इवन जेस्चर से भी कर सकते हो, इम्प्लाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट जिनका राइटिंग में होना जरूरी है, और राइटिंग में होने के बाद उसका कहीं बाद दफा खाली राइटिंग में होना जरूरी है और बाद दफा कहीं उसको रजिस्टर्ड भी कराना जरूरी है। जैसे जब आप आर्टिकलशिप शुरू करेंगे तो आपका और फर्म का एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है, ओथ कमिश्नर से उसका अटेस्टेड होना जरूरी है। इस तरह की फॉर्मेलिटीज आ गई। जैसे हमारी कंट्री में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह जिसे कहते हैं, रिलीजियसली तो निकाह वैसे ही है जैसे नॉर्मल हम बातें कर रहे हैं, ये वर्बल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस्लामिक लिहाज से। लेकिन लॉ ऑफ द लैंड क्या है? इट मस्ट बी रिटन और फिर रजिस्टर्ड। इसीलिए लिखा होता है निकाह रजिस्ट्रार। इसका मतलब है निकाह का एग्रीमेंट यहाँ रजिस्टर्ड भी करवाना है ताकि कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो कोई एक इदारा हमें पता चल जाए, कोई एक अथॉरिटी पता चल जाए जहाँ से हम उसे वेरीफाई कर सकें। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बातें लिखी हुई हैं और वो पूरी नहीं हुई
तो यहीं से हमने वो एक कॉन्ट्रैक्ट की टाइप बनाई थी, कौन सी? अनएनफोर्सेबल था ना कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल। वहां यही लिखा था कि यार बाकी 9 बातें तो सारी पूरी कर दी हैं। कौन कौन सी? वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वाइड, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ। लेकिन कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी होने से रह गई है, टेक्निकल लैकिंग हो गया। अदालत गए, मैं कहा जी जनाब बनाए दिखाएं जी, किधर है वो लिखा हुआ, कहाँ रजिस्टर कराया? कहते जी लिखा तो कोई नहीं था। कहते छुट्टी करो, भाग जाओ, ये एनफोर्सेबल नहीं रहा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी था कि इसको रिटर्न होना चाहिए था या कहीं पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कुछ बात समझ आई है? नहीं, वो असल में शरीयत के साथ लॉ ऑफ द लैंड भी अटैच होता है ना, शरीयत के साथ लॉ ऑफ द लैंड भी अटैच होगा ना, क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां की कंट्री का जो कानून है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। हाँ, ये एक बात है कि जैसे हम लिखते हैं अपने आइन में, आइन की जितनी हैसियत है कौम को आजकल पता ही है, तो लेकिन हम लिखते बहरहाल ज़रूर है, आइन के हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो शरीयत से कंट्राडिक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। लिखने की हद तक हमने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन करते हम क्या? वो मैं सारों को ही पता है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ द लैंड, जाहिर है हम तो यहाँ लॉ की बात करें ना, इस वक्त हम शरीयत कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पढ़ रहे, हमने तो बल्कि इसीलिए आपको वो नॉलेज दिया कि पहले मोहम्मदन लॉ था कॉन्ट्रैक्ट, वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक था, लेकिन जब अंग्रेज आ गया उसने आके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई कर दिया, फिर हम आज़ाद हो गए, हमने इसी को अडॉप्ट किया हुआ। तो जाहिर है ये रिलीजियस कंटेंट तो नहीं है। जी लॉ को करेंगे, लॉ को करेंगे, अदालत तो लॉ को सुनेंगे, इल्ला ये कि कोई वो वाला केस लेके अदालत में जाए, वो कहे कि यार ये शिक आईने पाकिस्तान से टकरा रही है, तो फिर ये लॉ स्ट्राइक डाउन होगा, फिर आप केस जीत सकते हैं। लेकिन जब तक ये लॉ मौजूद है तो फिर इसी लॉ के तहत फैसले होंगे, ठीक है ना। वो एक दूसरा केस है कि जहां आप जाकर ये पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं कि यार ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। इसी के लिए हमने एक इदारा बना रखा है ना जिसे कहते हैं इस्लामिक नजरियाती कौंसिल, फिर उससे ली जाती हैं, और हिस्ट्री में ऐसे कई लॉज हैं जो स्ट्राइक डाउन हुए हैं इसी ग्राउंड्स के ऊपर कि नहीं ये हमारे शरीयत के लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और इसलिए इसको क्या कर दिया जाए, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। इसी के ऊपर एक बड़ा मशहूर मुकदमा गया था ना सूद के खिलाफ, ठीक है ना। सूद के खिलाफ इसी तरह कुछ लोगों ने, कुछ उलमा कराम ने सू कर दिया था कि यार सूद हराम है और हमारे मुल्क में ये आपने लीगली अलाउ किया है। तो बड़े अरसा लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि हाँ ये बात ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए। और वो ठीक किया जाए का टाइम फ्रेम उस तरह नहीं लगाया, बल्कि वो फिर ओपन एंडेड है, वो इसी तरह चले जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उसको क्या करार दिया हुआ है, अनलॉफुल करार दिया हुआ है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कितनी बातें हैं जी? 10 बात। अब सम टाइम, फिर वही बात है कि सम टाइम तो हमने शुरू में देखा कि कितनी तरह के सवाल हैं, 3 तरह के, या तो यहां से एमसीक्यूज बनाया जाए या यहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रट्टे वाला सवाल बनाया जाए। रट्टे वाला सवाल क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बस ये 10 बातें सिंगल लाइन ही हमने लिख कर आनी है, दैट्स इट। और सिनेरियो बेस्ड सवाल क्या है? एक सिचुएशन क्रिएट की जाए और कहा जाए यार बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर बात करें, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर बात करें। फिर हम देखेंगे कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में ये 10 बातें मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो वैलिड है, और अगर मौजूद नहीं है तो वैलिड नहीं। ठीक होगी ना बात? तो यहां कुछ छोटी छोटी फिर एग्जांपल्स आ जाएंगी। पिछली सारी बातों के से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने यहां पर क्रिएट कर दी हैं।
अब 3 बातें तो हम उनकी तफसील पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, 2 बातों की, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, ये 2 बातों की तफसील पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है अब इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे कहां से? कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी से शुरू करेंगे, कंसिडरेशन पे बात करेंगे, फ्री कंसेंट पे बात करेंगे, फिर अगले चैप्टर में भी अभी यही बातें चलेंगी। ऐसे ये 10 की 10 बातों की अब हमें तफसील पढ़नी है। इसीलिए मैं वो डायलॉग बोल रहा होता हूँ क्लासेस में कि जब आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ ग्रेजुअली चलता है, पहले एक बात कर देता है, फिर उसकी तफसील आ जाती है, फिर उसकी, जैसे यहाँ हमने एक बात कर दी है कि कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये हैं क्या, और अगर ये क्रिएट हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, अभी ये तफसील हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ रहे हो, चैप्टर 4 में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो यहां तक जनाब आप कल मुकम्मल करके आएंगे, कोशिश करेंगे इसको साथ थोड़ा सा याद भी कर ले अब इन 10 पॉइंट को कि आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। कल हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कहां से शुरू करेंगे? कंसीडरेशन से शुरू करेंगे। हु इज सॉरी, वो तो आने लगा ना, आगे आगे आने लगा। स्लाइड नंबर 43 से कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे, कल मुलाकात होगी।